हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी को पता है कि हम क्लास 9th का विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें अध्याय नंबर हमारा 4 चल रहा है और उस चैप्टर का नाम है हमारा परमाणु की संरचना। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि हम इस वाले लेक्चर में हम पदार्थों में आवेशित कण पढ़ेंगे। और इसके पहले वाला लेक्चर यानी जो पार्ट 1 है हमारा, उसमें हम इतना चीज़ें बता दिए हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पदार्थों में आवेशित कण। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप समझिएगा। देखिए, पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है 4.1 में, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, सूखे बालों पर कंघी कीजिए। यानी सूखे बालों पर आपको क्या करना है? कंघी करना है। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आवेश आकर्षित यानी अपने तरफ खींचेगी? तो एक कागज लेना है, ठीक है। एक कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और करने के बाद सूखे बालों में क्या करिएगा? कंघी ऐसे रगड़ के या पेंसिल जो भी हो, ऐसे रगड़ करके उसको उसके समीप लेके आइएगा ना, तो ये जो कागज के जो कण होंगे छोटे छोटे, ये इसमें क्या होंगे? चिपक जाएंगे, ठीक है। करके देखिएगा, जरूर चिपकेंगे। देखिए, कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर, सिल्क का जो कपड़ा होता है, रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। और हवा से भरे गुब्बारे के पास लेकर आइएगा तो क्या होता है? ध्यान से देखिए, ठीक। तो ऐसा आप करिएगा और करके जो भी चीज़ होती है उसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पॉइंट वाइज पॉइंट अगर पढ़ करके लिखना चाहते हैं। देखिए, इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है? तो आप खुद सोचिए कि ऐसे हम क्रियाकलाप अगर कर रहे हैं तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या निकल रहा है? आप खुद सोचिएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आकर्षित कर रहा है तो उसमें विद्युत आवेश आ रहा है, यानी कोई ना कोई चार्ज तो हो रहा है, तभी तो उसको अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है। यानी इसका उत्तर कब कब मिला हमें? हमें ये तब मिला इसका उत्तर जब पता चला कि परमाणु विभाज्य है। विभाज्य मतलब परमाणु को और छोटे छोटे कणों में यानी विभाजित किया जा सकता है। यानी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? यानी इसके पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में, ठीक है, अध्याय नंबर 3 में पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो अविभाज्य कण होते हैं, उसको और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, हमने ये पढ़ा था। लेकिन हमें इस वाले अध्याय में पढ़ेंगे कि परमाणु को और छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है, ठीक है, और आवेशित कणों से बना है। यानी जो परमाणु होते हैं वो आवेशित कणों से मिलकर के बना है। जैसे आवेशित कण में समझ जाइए कि जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आवेशित कण पाए गए थे, ठीक है। और इन्हीं कणों से मिलकर के हमारा क्या बना था? परमाणु का निर्माण हुआ है। देखिए, परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। यानी जितने भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि परमाणु में जो आवेशित कण उपस्थित है ना, उसके अंदर वो पता लगाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? अपना अपना योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। यानी 19वीं शताब्दी जब आई ना, तो सबको पता चल गया था कि मतलब परमाणु जो होते हैं ना, वो अविभाज्य कण नहीं है, वो विभाज्य कण है। यानी उसको और छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे जे टॉमसन ने लगाया था। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे जे टॉमसन ने किया था। यहाँ से हमें ये पता चलता है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले गोल्डस्टीन ने 1856 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे कहा, केनाल रे का नाम दिया था। यानी गोल्डस्टीन ने, याद रखिएगा, जो गोल्डस्टीन वैज्ञानिक थे ना, वो 1800, इसको अलग कलर से मैं मार्क करता हूँ, देखिए, गोल्डस्टीन
1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, केनाल रे का नाम दिया। ठीक है, ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, यानी ये किरणें क्या थी, धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई, यानी दूसरे अपरमाणु कण की खोज हुई। यहाँ पे देखिए अपरमाणुक, अपरमाणुक मतलब अगर बोल दिया जाए तो आप समझिएगा इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है और प्रोटॉन की बातें हो रही है। ठीक है, केनाल मतलब समझिएगा कि प्रोटॉन की बात है, यानी प्रोटॉन का दूसरा नाम क्या है, केनाल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, केनाल का दूसरा नाम प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन को हम केनाल के नाम से, यानी ये धनावेशित कण है और ये ऋणावेशित कण है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, किंतु विपरीत, यानी यहाँ पे जब खोज की गई थी ना, तो जो कण आए थे उस कण का जो आवेश था इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना था उस आवेश के बराबर, यानी इसका जितना आवेश था इलेक्ट्रॉन का, इस आवेश के बराबर प्रोटॉन का भी आवेश था। ठीक है, किंतु विपरीत था, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत, उल्टा उल्टा समझ रहे हैं, यानी इसमें माइनस का चार्ज था, इसमें प्लस का चार्ज था। ठीक है, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है, यानी केनाल का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। समझ आ रहा है। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया, तो मैंने आपको बताया था कि केनाल को क्या नाम दिया गया था, प्रोटॉन नाम दिया गया था। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को हम इस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, ई करके ऐसे माइनस लगा देना है। ठीक, तो हमें इलेक्ट्रॉन का ये चिन्ह निकल जाएगा, और प्रोटॉन को इस चिन्ह से, ठीक है, पी करके ऐसे पॉजिटिव लगाना है, द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें 1 इकाई लेना है और आवेश यानी जो चार्ज है हमें +1 का लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर कोई द्रव्यमान पूछेगा तो आप बोल सकते हैं नगण्य होता है। ठीक है, और आवेश इसका -1 माना जाता है। आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को अच्छे से और आराम से देखिए। ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकेंगे बिना रटे। ठीक है, चलिए देखिए, मैं अगर ये चीज़ें मैं जितना ऊपर बता रहा हूँ अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो इधर वाले जितने भी आप क्वेश्चन आएंगे बीच में जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप खुद ही जवाब दे देंगे उसका। चलिए देखिए, ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। तो क्या माना गया कि जो परमाणु होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। संतुलित मतलब समझ रहे हैं, आवेश को संतुलित करना मतलब बैलेंस में रखना। ठीक है, यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। जैसे ये हमारा परमाणु हो गया तो प्रोटॉन यहाँ पे होता है, यहाँ बीच वाले भाग में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जाने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा तभी तो आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं, अब प्रोटॉन अंदर है तो इसको हम नहीं निकाल सकते। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। तो प्रश्न तो उठता है भाई कि ये जो परमाणु का जो निर्माण करते हैं, इसकी संरचना करते हैं, कैसे कर लेते हैं। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल करके एक परमाणु का निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो ये तो प्रश्न बनता है सभी के मन में। तो चलिए आइए देखते हैं, हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा, तो हम भी देखते हैं भाई इस प्रश्न का उत्तर हमें नीचे मिलेगा। आइए देखते हैं, पहले देखिए प्रश्न देखिए, केनाल किरणें क्या हैं, आप खुद बताइए, आप ऊपर पढ़े हैं। केनाल को हम क्या किस नाम से जानते हैं, प्रोटॉन के नाम से, इसके बारे में आपको खुद लिखना है। ठीक है, यदि किसी परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं, आप खुद बताइए, सोचिए, सोच करके आप उत्तर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मतलब उसका उत्तर भेजिएगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो, और प्रश्नों में हम इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, यानी जब हम प्रश्नावली सॉल्व करवाएंगे तो उसमें हम सारा उत्तर दे देंगे इसका। चलिए देखिए, परमाणु की संरचना, हम यहाँ पे देखेंगे परमाणु की संरचना। ठीक है, तो आइए देखते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। हम यहाँ पे
देखेंगे। यानी परमाणु का संरचना कैसे हो जाता है, जैसे कि छोटा एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक परमाणु का निर्माण कैसे कर देते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। हाँ, आप बताइए, आप यहाँ पे बताइए कि हम जब अध्याय 3 पढ़ा रहे थे तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या पढ़ा रहे थे, आप सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य अविनाशी था। यानी कि हम डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत जब पढ़ रहे थे अध्याय 3 में, तो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जो डाल्टन ने क्या बताया था कि जो परमाणु होते हैं ना, वो अविभाज्य कण होते हैं। अविभाज्य मतलब समझ रहे हैं, अविभाज्य मतलब कि परमाणु को और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो डाल्टन ने जो बातें बताई थी वो गलत साबित हो गई। क्यों? क्योंकि बाद में पता ये चला कि जो परमाणु होते हैं ना, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत था वो गलत साबित हो गया। देखिए, अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। तो कोई भी जानना चाहेगा भाई कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के भीतर किस जगह पे और कैसे उपस्थित हैं, कैसे रहते होंगे वो, ठीक है, ये तो कोई भी जानना चाहेगा। तो चलिए आइए, इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किए। तो इसको समझाने का प्रयास बहुत जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने किया और अलग अलग अपना अपना मत रखे, यानी मॉडल प्रस्तुत करें, ठीक है, कि परमाणु यहाँ पे उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन इधर उपस्थित होता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए होंगे, तो हम लोग आगे देखेंगे। जे जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आप याद रखिएगा। जे जे टॉमसन ने पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल क्या किया था, प्रस्तुत किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला वैज्ञानिक कौन थे? जे जे टॉमसन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है देखिए, टॉमसन का परमाणु मॉडल। अब यहाँ पे हम देखेंगे जे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल को समझेंगे। देखिए उन्होंने क्या मतलब अपना मॉडल प्रस्तुत किया था और क्या क्या समझाया था, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, ठीक है, उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत करके बताया तो होगा कुछ, इसी के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। देखिए, टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या किया देखते हैं वो भी, जो क्रिसमस केक की तरह था, यानी वो क्रिसमस केक का एग्जाम्पल लेकर के उन्होंने बताया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी जे जे टॉमसन के अनुसार जो परमाणु होता है ना, वो एक धनावेशित गोला होता है। क्या है? एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। यानी क्रिसमस केक में जो, मान लीजिए इनके अनुसार क्या है, यहाँ पे देखिए, परमाणु, इसको हम परमाणु लिख देते हैं, यहाँ पे एटम लिख देते हैं, ठीक है, एटम यानी परमाणु एक धनावेशित गोला है, एक धनावेशित हम गोला बना देते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन किस्मत केक में लगे सूखे मेवों की तरह क्या होते हैं, धसे होते हैं। अब सूखा मेवा जो होता है उसमें जो क्या होते हैं, जो धसा होता है ऐसे, ठीक है, उस तरीके का एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया था। चलिए आगे देखते हैं। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। तो तरबूज आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, उसमें जो उसके बीज जो होते हैं ना, वो चारों तरफ ऐसे बिखरे होते हैं, धसे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में वो उसी का एग्जाम्पल देकर के उन्होंने बताया था। चलिए देखते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है। यानी धन आवेश को जो तरबूज के खाने वाले भाग, समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए तरबूज जब हम काटते हैं ना, तो उसमें तरबूज में जो रेड रेड वाला जो भाग होता है ना, रेड रेड वाला ये पूरा पार्ट, ठीक है, जो हम खाते हैं, ठीक है, और उसमें बीज जो होता है, बीज निकाल देते हैं, और जो रेड वाला जो भाग बचता है ना अंदर, जो हम खाते हैं ना, उसको धनावेशित नाम दिया था उन्होंने। उन्होंने बोला था कि ये धनावेशित है, ठीक है, उसको धनावेशित नाम दिया। और जो बीज जो होते हैं ना, जो हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, उस बीज को ऋणावेशित का नाम दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखिए, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में
तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए धनावेशित भाग यानी ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है खाली खाली, ये वाला पार्ट, यही यही तो होता है तरबूज में रेड रेड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये धनात्मक गोला मान लेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन ये बीज है, ठीक है, ये मान लेंगे। टॉमसन का परमाणु मॉडल ये इस तरीके का है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इस लाइन को देखते हैं, ये हाईलाइट किया गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन 1856-1990 का जन्म, यानी 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। यानी इनका जन्म कब हुआ था कि 18 दिसंबर और 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, यानी भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला है 1906 में, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने किया था। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे। कितने वर्ष तक? 35 वर्ष तक। और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिल गया। चलिए ये हाईलाइट देख लिए, आप इसको अच्छे से मतलब समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि, क्या प्रस्तावित किया, देखिए 1 नंबर पॉइंट, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। जो परमाणु होता है ना, वो धन आवेशित गोले का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं? धंसे होते हैं। वो तरबूज वाली आप सोच लीजिएगा। ठीक है, उस तरीके से धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। यानी उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए उन्होंने बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश होते हैं ना, वो परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी इक्वल, यानी बराबर होते हैं। इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये पेपर में आ सकता है ये पॉइंट। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यद्यपि थॉम्सन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम इससे भी बेहतर हम अलग वैज्ञानिक आएंगे और इससे भी बेहतर कुछ एग्जाम्पल या मॉडल प्रस्तुत करेंगे, तो उसके बारे में भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इसके बाद क्या आ गए? रदरफोर्ड जी आ गए। ठीक है, तो रदरफोर्ड क्या बताते हैं इसके बारे में हम आइए देखते हैं। चलिए, रदरफोर्ड का पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, इनका पूरा नाम है। यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। ठीक है, इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई चादर होगा, सोने का पन्नी होगा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा कण होंगे, और ये अल्फा कण इसके अंदर उन्होंने भेजा होगा। ठीक है, अल्फा कण। ठीक है, लिख देता हूँ अल्फा कण। ठीक है, यहाँ पे स्टैंड मान लीजिए कुछ रखा हुआ है, यहाँ से अल्फा कण का बौछार कराया इस पन्नी पे। ठीक, देखिए इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ें समझने वाली चीज़ है। देखिए, सोने की जो पन्नी इसलिए उन्होंने मतलब चूज किया कि जो सोने का पन्नी होता है ना, इसकी आघातवर्धनता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। यानी इसको पीट पीट करके बहुत पतला बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए इन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया। चलिए, और उन्हें चाहिए बहुत पतला चादर। ठीक है, इसलिए उन्होंने सोने के पन्नी का प्रयोग किया था। देखिए, सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। यानी कि 1000 परमाणुओं के बराबर उसकी मोटाई थी। ठीक है, सोने की पन्नी की। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। यानी उनमें 2 आवेशित होते हैं। ठीक है, अल्फा कण में, और द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u, ठीक है, होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है।
ठीक है। तो अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्फा कण एक क्या है, धनावेशित कण है, ठीक है। देखिए, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा अवक्षेपित होंगे। यानी कि उन्होंने अनुमान लगाया, जरूर होगा, ठीक है। जैसे मैं अल्फा कणों का बौछार करूंगा उस पन्नी पे, सोने की पन्नी पे, ठीक है, सोने की चादर पे, तो जो उसके अंदर अपरमाणु, अपरमाणु मतलब समझ रहे हैं, जो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे ना, उनके द्वारा वो जो अल्फा कण होगा ना, वो जरूर इफेक्ट होगा, यानी इधर उधर जरूर होगा, ठीक है। देखिए, चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, यानी प्रोटॉन से जो अल्फा कण होता है ना, बहुत अधिक भारी होता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। इसलिए उनके मन में विचार आया होगा कि इसमें अधिक विक्षेपण नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा गया है कि ये अल्फा कण है, ठीक है, और ये सोने की पन्नी है, सोने के परमाणु, ठीक है। सोने के परमाणु, बहुत सारे ऐसे ऐसे परमाणु मिल करके, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में ऐसे सोने के परमाणु लगा है, ठीक है। देखिए, सोने की परमाणु द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए, ये अल्फा कण है ना, कुछ अल्फा कण देखिए सीधे निकल जा रहा है, यहाँ पे देखिए, अलग कलर कर देता हूँ। देखिए, कुछ अल्फा कण यहाँ पे देखिए सीधे सीधे निकले हुए हैं, दिख रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा। कुछ अल्फा कण ऐसे आ रहे हैं और इस वाले से इससे टकरा करके फिर वापस चले जा रहे हैं। देखिए, कुछ अल्फा कण ऐसे आ रहे होंगे, देखिए यहाँ पे इससे इस वाले पॉइंट से टकरा के ऐसे वापस चले जा रहे हैं। तो हम क्या पढ़े थे पहले, पीछे वाले में, पीछे हम पढ़े थे कि जो प्रोटॉन होते हैं ना, वो परमाणु के भीतरी भाग में होते हैं, एकदम बीच में होते हैं। तो जैसे अल्फा कण यहाँ पे आता होगा, आने के बाद तुरंत इससे टकरा करके ये विक्षेपित हो जाता होगा, यानी अपना डायरेक्शन बदल देता होगा, ठीक है। और ये जो कुछ अल्फा कण सीधे क्या होता होगा, निकल जाता होगा। ये जो बीच वाला ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाया गया है, इससे नहीं टकराता होगा, सीधे क्या होता होगा, निकल जाता होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। यानी जिन्होंने, मतलब जो वो सोचा था, जिन्होंने वो आस लगाई थी कि ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है, उसका परिणाम बिल्कुल, मतलब विपरीत परिणाम मिला। क्या मिला, देखिए, इससे निम्नलिखित परिणाम मिले, यानी क्या क्या मिला परिणाम, हम यहाँ पे पॉइंट वाइज समझेंगे। एक नंबर यहाँ पे है और 2 नंबर ऊपर, 3, ठीक है, 3 पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। देखिए, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। यानी कि जो बहुत तेज गति से जो अल्फा कण चल रहे थे ना, वो बहुत सारे जो अल्फा कण थे ना, वो सीधे ही निकल गए थे, ठीक है। पहला ये निष्कर्ष निकला, आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा पॉइंट ये देखिए, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। यानी कुछ जो अल्फा कण थे ना, वो पन्नी के द्वारा बहुत छोटे एंगल से, बहुत छोटे एंगल से, जैसे ऐसे अल्फा कण जा रहा होगा, ऐसे ऐसे विक्षेपित होगा, हो रहा होगा, ठीक है, बहुत छोटे एंगल से, ठीक है, बहुत छोटे एंगल से विक्षेपित हो गया। यहाँ पे देखिए, आश्चर्यजनक से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। यानी कि 12,000 कण थे अल्फा कण, उसमें से सोचिए एक एक कण ऐसा था कि वो क्या हुआ, वो वापस आ गया, ठीक है। रदरफोर्ड के अनुसार, अब उन्होंने कुछ देखा होगा और उनके अनुसार कुछ निष्कर्ष निकाली होगी। यहाँ पे देखिए, यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौट कर आपको ही चोट पहुंचाता है। तो बहुत आश्चर्यजनक हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक टिश्यू पेपर है, ठीक है, टिश्यू पेपर तो बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है ना, और अब 15 इंच का तोप का गोला अगर ले लेंगे और इस टिश्यू पेपर में अब अगर मारेंगे तो क्या होगा, आप सोचिए, टिश्यू पेपर को आर पार करके चला जाएगा, और ये सभी जानते हैं कि जरूर आर पार होके ही जाएगा, ये वापस कभी नहीं आ सकता। लेकिन क्या हुआ कि आश्चर्यजनक हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे मारते हैं ये गोला वापस आपको टिश्यू पेपर से टकरा के अगर लग जाएगी, तो आपको तो आश्चर्यजनक होगा ना कि अरे भाई ये कैसे हो गया। तो वही चीज़ें इनके साथ ये घटना घटी थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं रदरफोर्ड के बारे में, यहाँ पे थोड़ा ये बताया गया है, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। और माइक को देखना पड़ता है, ठीक है।
क्योंकि माइक कभी ऑफ भी हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे रदरफोर्ड 1871-1937 का जन्म 30 अगस्त 1871 में प्रिंसिंग गोवा में हुआ था। यानी देखिए यहाँ पे उनका जन्म कब हुआ ये याद रखिएगा, 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। ठीक है, उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। यानी कि उनको नाभिकीय भौतिकी का क्या माना जाता है, जनक। यानी इन्होंने नाभिक का खोज किया था तो इनको जनक मान सकते हैं। ठीक है, देखिए रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, 1908 में इनको भी क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। इनको भी क्या मिला, 1908 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रदरफोर्ड को। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। तो आपको तो यहीं पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। ठीक, उसकी दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। ठीक, यहाँ तक समझ में आई। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज सुनेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर वो पत्थर फेंकता है दीवार पे, अगर आंख में पट्टी बांध लेते हैं और पत्थर फेंकता है, जितनी बार फेंकता है उतने बार वो क्या करेगा, आवाज को सुनेगा ही। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चारदीवारी पत्थर पर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएगा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर आप दीवार के सामने उस बच्चे को खड़ा कर देते हैं आंख बंद करके और उसको उसको 10 पत्थर दे दीजिए और 10 पत्थर को फेंकिए, फेंकने के लिए बोलिए, तो क्या करेगा, जितनी बार फेंकेगा, जितनी बार पत्थर को फेंकेगा ना, तो उस पत्थर पे क्या करेगा, वो जो पत्थर होगा दीवार से टकराएगा तो उसको आवाज़ तो सुनाई देगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे तार है, ठीक है, तार है और तार को अगर उसके सामने रखिए और मतलब ऐसे बांध लीजिए, ठीक है, तार को, और उसके सामने उस बच्चे को रखिए और उसको दे दीजिए पत्थर फेंकने के लिए। अब वो 10 बार फेंकेगा तो क्या 10 बार उस तार से टकरा जाएगा क्या, पत्थर नहीं ना टकराएगा। तो उससे एक बार टकराएगा, मान लीजिए कि 10 बार फेंका उसने, 10 बार में 9 बार नहीं टकराया और एक बार ऐसा कंडीशन आया कि एक बार उस पत्थर से क्या हुआ, तार को लग गया। ठीक है, तो उसकी आवाज़ तो एक ही बार आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है देखिए, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है, इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिमाण निकाले। तो यहाँ पे देखिए, परमाणु परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। तो उन्होंने क्या निकाला निष्कर्ष कि जो परमाणु होते हैं ना, ये जो हमारा एटम होता है, एटम, ठीक है, इसके जो भीतर का अधिकतम भाग, यानी मतलब 90% भाग मान सकते हैं, ठीक है, खाली है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जो अल्फा कण थे ना, वो बिना विक्षेपित हुए, यानी किसी भी एंगल पे बिना इधर उधर हुए सीधे ही निकल जाते थे। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या निकाला उन्होंने, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि बहुत कम कण, यानी उतने कण थे अल्फा कण में से, उसमें से बहुत बहुत ही कम कण जो होते हैं वो मार्ग से विक्षेपित हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो धनावेशित भाग होता है ना, वो बहुत कम होता है। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट, बहुत कम अल्फा कण यानी 180 एंगल पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ठीक है, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की जो त्रिज्या है परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर 5 गुना छोटी होती है। तो उन्होंने यहाँ तक निष्कर्ष निकाल लिया था कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है परमाणु की त्रिज्या से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक परमाणु बनाता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा परमाणु बन गया। ठीक, इसका हम नाम लेते हैं एटम। ठीक, और इस परमाणु की जो
इस परमाणु की त्रिज्या बताइए क्या होगा। तो एक केंद्र मान लेते हैं, ये एक केंद्र मान लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या यहीं से ये वाली त्रिज्या होगी ना, ये वाली त्रिज्या हुई परमाणु की त्रिज्या। अगर हम ये वाला ये केंद्र होता है ना, तो इस केंद्र को हम बाहर निकालते हैं, देखिए यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये चल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट, ये पेंसिल उग जा रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। बाहर निकालने के बाद मैं किसको निकाला हूँ, यहाँ पे देखिए केंद्र को निकाला हूँ, ठीक है। और केंद्र को निकालने के बाद इसकी त्रिज्या देखिए, इसकी त्रिज्या ये हुई छोटी हुई त्रिज्या ना, ये बड़ी त्रिज्या है, ये छोटी त्रिज्या है। यहाँ पे यही बोला गया है कि जो यहाँ पे देखिए नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर 5 गुना छोटी होती है, यानी कि 10 के पावर 5 गुना, 10 के पावर 5 5 गुना छोटी, ठीक है। यानी कि जो ये जो त्रिज्या होगी ना, 10 के पावर 5 गुना छोटी होगी इससे, इस एटम से, इस एटम से, ठीक है। समझ आ रहा है। देखिए अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्नलिखित लक्षण थे, और उन्होंने इसी प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। देखिए परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, उन्होंने बता दिया, जिससे नाभिक कहा जाता है। साफ साफ उन्होंने ये बता दिया कि परमाणु का कण जो होता है, कण बोल रहा हूँ, परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक का कण कहा जाता है, ठीक है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, यानी एक, देखिए यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा बैटरी लो हो रही है, ठीक है, और स्विच ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ लेंगे, और ये जो बचा हुआ है उसे पढ़ लेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।